लग जा गले के फिर हंसी ना बरसे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये वो एक्ट्रेस थी जो राज कपूर की खोज थी। हमने तुझको प्यार किया है जितना। लेकिन पहली फिल्म से ही दोनों के ताल्लुकात ऐसे बिगड़े कि कभी ठीक ना हो पाए। जो प्यार तूने मुझको दिया था। साधना ने अपने चौड़े माथे को ढकने के लिए सिर के बाल आगे किए तो वो साधना कट बनकर फेमस हुआ। आजा, आए बहार दिल है बेकरार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। और पांव की उंगली को ढकने के लिए चप्पलों की जगह जूतियां पहनना शुरू किया तो वो भी फैशन स्टेटमेंट बन गया। जब बात हम में तुम में थी वो बात आम बन गई। साधना के फैंस उनकी मस्ती भरी आंखों के दीवाने थे। उनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन उनको एक मामूली बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि उनकी आंख पत्थर की सी हो गई। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन थी, लेकिन उनका आखिरी वक्त किराए के फ्लैट में गुजरा और जब उन्होंने दुनिया को अलविदा किया तो उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था। मेरा जो हाल है कुछ दिन वो आकर दे। साधना की तरक्की और लोकप्रियता देखकर उनकी बहन बबीता फिल्मों में आई और अपनी पहचान बनाई, लेकिन दोनों बहनों से लड़ाई हुई जो साधना की मौत के बाद भी खत्म ना हुई। गमों की आग हमने खुद लगाई। इतना ही नहीं, बबीता ने अपनी बहन साधना को जवानी में एक श्राप भी दिया था, जिससे साधना की पूरी जिंदगी नर्क हो गई। प्यार के चांद से रात रोशन रहे। दोस्तों, बोलता बॉलीवुड में आज मैं मशहूर एक्ट्रेस साधना की जिंदगी से जुड़ी इन्हीं घटनाओं की बात करने वाला हूं। आखिर हंसती खिलखिलाती साधना को किसकी नजर लगी कि वो ताउम्र खुशियों के लिए तरसती रही। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन, मेरा मेरा प्यार अमर में बदरा छाए। जिस नाम से साधना ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की वो उनका बचपन का नाम नहीं था। उनका बचपन का नाम अंजलि था। आजादी से पहले उनके चाचा हरी शिवदासानी हिंदी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट बन चुके थे। साधना का जन्म आजादी से 6 साल पहले कराची में 2 सितंबर 1941 को एक सिंधी परिवार में हुआ था। देश के बंटवारे के दौरान मां लाली देवी और पिता सेवाराम कई शहरों की खाक छानने के बाद मुंबई पहुंचे। मुंबई में सेवाराम के छोटे भाई हरी शिवदासानी रहते थे। करिश्मा और करीना की मां इन्हीं हरी शिवदासानी की बेटी है। इस तरह साधना जी करीना और करिश्मा की मौसी लगती थी। गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज़ में राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। जब साधना को स्कूल में भर्ती कराया गया तो स्कूल में उनका नाम साधोना रखा गया। दरअसल उनके पिता सेवाराम 40 के दशक की बंगाली हीरोइन साधोना बोस के दीवाने थे। उनके नाम पर उन्होंने अंजलि को साधोना नाम से स्कूल में भर्ती कराया, लेकिन वो खुद को साधना ही कहती रही। छोटे मोटे काम करते हुए सेवाराम साधना को पढ़ाते भी रहे, लेकिन जब साधना ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया तो घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें भी काम ढूंढना पड़ा। वो सुबह कॉलेज जाती और कॉलेज के बाद दोपहर में एक दफ्तर में टाइपिस्ट की नौकरी करती। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। शाबाश। खूबसूरत साधना के चाचा हरी फिल्मों में काम कर रहे थे, तो साधना को भी बचपन से ही आर्ट और एक्टिंग का शौक लग गया था। वो नियमित रूप से स्कूल और कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेती थी और फिल्मों में करियर बनाने की सोच रही थी। अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। उन दिनों राजकुमार अपनी फिल्म श्री 420 में एक गाने के लिए ग्रुप डांस के लिए स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहे थे। ये साल था 1954। तब साधना करीब 13-14 साल की थी। इस डांस टेस्ट में साधना पास हो गई और ये मशहूर गाना था। जब श्री 420 रिलीज हुई तो साधना भी अपना डांस सीन देखने के लिए सिनेमा हॉल गई, लेकिन इस गाने में उनका चेहरा नहीं दिखा, जिससे वो निराश थी। लेकिन उनकी किस्मत इस सीन की मोहताज नहीं रही। जिन राज कपूर ने एडिटिंग के दौरान उनका सीन हटा दिया था वो बाद में उन्हीं राज कपूर की हीरोइन बनी।
कौन सहेगा इतना, कौन सहेगा इतना। राज कपूर ने उन्हें पहला मौका दिया, लेकिन दोनों की शुरुआत से ही नहीं बनी। श्री 420 की शूटिंग के दौरान साधना लगातार अपने बाल संवारा करती थी, जिससे राज कपूर चिढ़ गए थे। राज जी ने उन्हें डांटा तो साधना ने फौरन पलट का जवाब दे दिया। गुस्से में राज कपूर ने अपने असिस्टेंट से कहा कि उस लड़की से जाकर कहो कि वो फिल्मों में काम करने के लायक नहीं है। उसके लिए बेहतर होगा कि वो ये सब काम छोड़े और शादी करके अपना घर बसा ले। तब राज कपूर सुपरस्टार थे। उनका यह कहना साधना का करियर बनने से पहले ही चौपट कर सकता था, लेकिन साधना ने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। तू ही तू है इन आँखों में और नहीं कोई दूर। श्री 420 से साधना की एक तस्वीर स्क्रीन मूवी मैगजीन में प्रकाशित हुई थी, जिसे पॉपुलर फिल्म मेकर और फिल्मालय स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी ने देखा। यह साधना की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने साधना का दाखिला अपने एक्टिंग स्कूल में कराया, जहां उन्हें अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला मिली। बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है। मस्ती में झूमने वाले। कॉलेज के दौरान साधना को एक और फिल्म में मौका मिला था। सिंधी भाषा की फिल्म अबाना में उन्होंने अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। इसके लिए उन्हें टोकन मनी के रूप में केवल ₹1 मिला था। इस दौरान उन्होंने हीरोइन शीला रमानी से ऑटोग्राफ मांगे तो आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, देखना एक दिन मैं तुमसे ऑटोग्राफ मांगने आऊंगी। फिल्म अबाना हिट रही। वेंदे 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 काका जाए फिरन के कांगा। साधना ने मशहूर डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात श्री 420 के सेट पर हुई थी। तब वो राज कपूर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। कुछ साल बाद जब R.K. नैयर और शशिधर मुखर्जी ने फिल्मालय स्टूडियो के बैनर पर लव इन शिमला बनाने का ऐलान किया, तो नैयर ने शशिधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी की हीरोइन के लिए साधना का नाम पेश किया। लेकिन शशिधर मुखर्जी को लग रहा था कि साधना का माथा बहुत बड़ा है, इसलिए R.K. नैयर ने एक उपाय सोचा। वो मेकअप रूम से कुछ बाल लाए और उन्हें साधना के माथे पर लटका दिया। इससे उनका चौड़ा माथा ढक गया और खूबसूरती भी बढ़ गई। ये लुक हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित था। जब 1960 में फिल्म लव इन शिमला रिलीज हुई तो लड़कियां इस स्टाइल की दीवानी हो गई और यह हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। उनका गिरा रे बरेली के बाजार में। साधना की तीनों शुरुआती फिल्में लव इन शिमला, परख और प्रेम पत्र सुपरहिट रही और साधना का नाम बुलंदियों पर पहुंच गया। उन्हें नए नए ऑफर मिलने लगे। ये मालूम हुआ कि आप सारा झुके और फिर पतंग काटने गए। किया है दिलरुबा प्यार भी कभी। हाँ तुमसे हो गया। शुरुआत में साधना को फिल्मों में काम करने के लिए कुछ ₹100 महीने पगार मिलती थी। फिल्मालय के साथ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साधना को पहले साल ₹750 महीने, दूसरे साल ₹1500 महीने और तीसरे साल ₹3000 महीने सैलरी मिलती थी। लेकिन 1963 में मेरे महबूब फिल्म की कामयाबी से साधना देखते देखते सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्री बन गई। याद में तेरी जाग जाग के हम। रामानंद सागर की फिल्म आरजू में उन्हें राजेंद्र कुमार के बराबर ₹5 लाख मिले थे। उसी दौर में आशा पारेख और सायरा बानो भी फिल्मों में आई थी, लेकिन ये दोनों साधना की तुलना में कहीं नहीं थी। साधना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तब 3 एक्ट्रेस निर्माताओं की फेवरेट थी, सायरा बानो, आशा पारेख और मैं। अगर निर्माता को सुंदर और सजावटी हीरोइन चाहिए होती तो वे सायरा को ले लेते। अगर उन्हें कोई डांसर चाहिए होती तो वो आशा को साइन कर लेते। अगर उन्हें खूबसूरती के साथ रहस्यमय दिखने वाली हीरोइन की डिमांड होती तो मुझे काम दे देते। इसलिए हम तीनों के बीच कोई कंपटीशन नहीं था। हम तीनों खूब बातें करते रहते। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। उस दौर में साधना ने जो कुछ भी किया वही फैशन बन गया। उनके चौड़े माथे को ढकने के लिए उनके बाल माथे पर आए तो यह साधना कट के नाम से भारत भर में मशहूर हो गया। उन्होंने चूड़ीदार पायजामा पहना तो वो भी वायरल हो गया। साधना की लंबाई अच्छी थी, इसलिए हीरो उन्हें हाई हील वाली चप्पल पहनने से मना करते थे। इसके अलावा उनके एक पैर की एक उंगली दूसरी पर चढ़ी हुई थी। चप्पल पहनने से ये बेमेल उंगलियां दिखती थी, इसलिए उन्होंने जूती पहनना शुरू कर दिया और उनकी देखा देखी लड़कियों के साथ साथ लड़के भी जूतियां पहनने लगे।
अगले 3-4 साल में साधना राज कपूर के दोनों छोटे भाइयों शशि कपूर के साथ प्रेम पत्र और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार कर चुकी थी। इसके बाद 1964 में उन्हें फिल्म दूल्हा दुल्हन में राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। इसमें साधना का डबल रोल था। उनके सिंधी बैकग्राउंड के कारण राजकुमार उन्हें सद्धो रानी कहते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साधना की जिंदगी में बहुत बड़ा उफान आया। इस पर बात करने से पहले बबीता की बात करना भी जरूरी है। जानते हो मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं तुम्हें हुक्म भी दे सकती हूँ। मैं भी राजकुमार। 1964 में ही राज कपूर की एक फिल्म आई थी संगम। काम सीखने के लिए राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर भी संगम की शूटिंग के सेट पर आया करते थे। इन्हीं दिनों उनकी दोस्ती साधना की चचेरी बहन बबीता से हो गई। बबीता के पिता हरि शिवदासानी और मां ब्रिटिश महिला बारबरा थी। वो साधना से करीब 7 साल छोटी थी। जब वो जवान हो रही थी तब साधना स्टार बन चुकी थी और उनका परिवार मालामाल हो रहा था। सिंधी पिता और ब्रिटिश मां की संतान होने से बबीता भी गोरी चिट्टी थी। वो खूबसूरती में साधना जैसी ही थी, इसलिए वो भी हीरोइन बनने की ख्वाहिश रखती थी। खूबसूरती और साधना की बहन होने के कारण उनको फिल्मों में काम मिलने में देर नहीं लगी। लेकिन राज कपूर नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का नाम किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ जुड़े। अब कोई तुझको शिकवा न होगा तेरी। जब दूल्हा दुल्हन फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस दिन राज कपूर ने अपने असिस्टेंट को साधना को बुलाने भेजा। उस वक्त साधना सेट पर मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ खाना खा रही थी। वो अक्सर आम महिलाओं के साथ ही खाना खाती थी, चाहे वो एक्स्ट्रा कलाकार हो या कोई और स्टाफ। जबकि दूसरी हीरोइनें स्टेटस मेंटेन करने के साथ अक्सर हीरो, डायरेक्टर या बड़े स्टारों के साथ बैठना पसंद करती थी। जब साधना उनके रूम में आई तब राज कपूर ने खाना खत्म नहीं किया था। राज कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कुछ स्पेशल आया था घर से जो हमसे नहीं बांटा जा सकता था? साधना झेप कर बोली, उन लोगों ने वहीं खाना लगा दिया तो मैं खाने बैठ गई। राज कपूर कुछ गंभीर हो गए और खाना खाते खाते रुक कर बोले, तुमसे कुछ बात करने की सोच रहा था। साधना ने कहा, जी कहिए। राज कपूर कहने लगे, हरि की बेटी और डब्बू के बारे में। डब्बू रणधीर कपूर का घरेलू नाम था। राज कपूर अपने बच्चों के ऐसे ही नाम रखते थे। रणधीर कपूर को डब्बू, ऋषि कपूर को चिंटू, करीना कपूर को बेबो और करिश्मा कपूर को लोलो कहते थे। साधना भी गंभीर हो गई पर कुछ बोली नहीं। राज कपूर कहते रहे, सुना है दोनों में अच्छी दोस्ती है, पार्टियों में साथ साथ घूमते हैं। साधना कुछ नहीं बोली। राज कपूर ने कहा, क्या कर रही है ये लड़की बबीता? मैंने सुना है कि कॉलेज स्कूल भी नहीं जाती, केवल मॉडलिंग और फिल्मों में काम पाने का शौक है। अब साधना बोली, इसमें कुछ गलत है क्या? क्या? राज कपूर ने हैरानी से पूछा। साधना ने पूछा, फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना? राज कपूर कुछ नहीं बोले। कुछ देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। राज कपूर ने खाना अधूरा छोड़ प्लेट खिसका दी। ये देखकर दूर खड़ा स्पॉट बॉय पास आने लगा तो साधना ने इशारे से उसे बाहर ही रोक दिया और बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन वो दीवार से सटकर दोनों की बात सुनने लगा। कुछ देर बाद राज कपूर ने कहा, नहीं, फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन अगर दो सपने एक साथ देखे जाएं तो दोनों ही पूरे नहीं होते। राज कपूर का इशारा साधना फौरन समझ गई। राज कपूर बोले, अपनी बहन को समझाओ कि कपूर परिवार की लड़कियां या जो भी इस परिवार से जुड़ने की ख्वाहिश रखती हैं वो फिल्मों का रुख नहीं करती। अब साधना चुप नहीं रह सकी। क्यों? फिल्मों में आने वाली सभी लड़कियां आवारा और बदचलन होती है क्या? जो लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती क्या वो सभी सती सावित्री होती है? राज कपूर साधना का मिजाज जानते थे। वो एक हद के बाद बर्दाश्त नहीं करती थी तो बोले, तुमसे बात करना बेकार है, तुम खुद ही नहीं समझ रही हो तो उसे क्या समझाओगी? तो साधना ने पलटवार करते हुए कहा, लेकिन समझने की जरूरत तो आपको है। आपको पता है कि मैं नरगिस जी को आंटी कहती हूं, पर वो मुझे बिल्कुल अपनी सहेली मानती हैं। उन्होंने अपनी हर बात मुझसे शेयर की है। क्या आप भी वही करना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ? क्या आपको पसंद आया था वो सब? साधना का गुस्सा देखकर राज कपूर ने उनसे उलझना ठीक नहीं समझा और गुस्से में बाहर निकल गए। साधना उनके पीछे प्लेट उठाकर आ गई। खाना तो खा लीजिए। पर वो रुके नहीं और अपनी कार से बाहर चले गए। पूरी यूनिट देखती रही। शूटिंग पैकअप हो गई। इसका असर यह हुआ कि पूरी शूटिंग के दौरान राज कपूर और साधना ने आपस में बात नहीं की। इसका असर दोनों की केमिस्ट्री पर पड़ा और फिल्म दूल्हा दुल्हन फ्लॉप हो गई। आप जाके आराम कीजिए ना। आराम करना ही तो मुश्किल है। इस घटना के कुछ दिन बाद साधना और बबीता की मुलाकात हुई। दरअसल बबीता के घर पर एक पार्टी थी जिसमें केवल घर वाले और कुछ करीबी लोग ही थे। साधना अपने काम से काम रखती थी,
लेकिन उन्होंने उस दिन बड़ी बहन होने के नाते बबीता को समझाने की कोशिश की, जिससे पूरी बात बिगड़ गई। साधना शांति से बात करने के लिए बबीता को एक कोने में ले गई, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि राज कपूर और उनके बीच हुई बात की खबर बबीता को भी है। बबीता ने आधी अधूरी खबर सुनी थी और उनको लग रहा था कि साधना ने राज कपूर के सामने उनका पक्ष नहीं लिया और ना ही मुझे बताया। बबीता राज कपूर से अच्छे संबंध रखना चाहती थी, लेकिन राज कपूर तो उनसे उखड़े उखड़े रहते हैं। खैर, साधना ने गार्जियन की तरह समझाते हुए बबीता से सच्चाई जानने की कोशिश की, तो बबीता ने कहा, यह मेरी पर्सनल लाइफ है जिसमें आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। साधना बड़ी बहन की तरह बोली, मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम्हारा भला बुरा सोच सकती हूं। इस पर बबीता भड़क गई। हाँ, तुम बड़ी हो, इतनी बड़ी कि हम सब तो तुम्हारी ऊंचाई को छूने की सोच भी नहीं सकते, है ना? तुम लाखों रुपए कमा रही हो। साधना चिल्लाई, चुप कर, ये रुपए की बात बीच पे कहां से आ गई? बबीता को शायद अपनी चचेरी बहन की कामयाबी से जलन भी थी, जो अक्सर चचेरे भाई बहनों में हो जाती है। तो असली बात पर आ गई और कहने लगी, आज तुम्हारी बात का सब यकीन करते हैं, तुम जो फैसला करोगी वही माना जाएगा ना? हम सब की वैल्यू क्या है, हमारी औकात क्या है? साधना नर्म लहजे में कहने लगी, तू नहीं जानती, छोटी बहन तो अपनी औलाद जैसी होती है। इस पर बबीता ने व्यंग्य किया, वाह, औलाद की तरह? औलाद का कभी ऐसा भला मत सोचना कि जिंदगी में औलाद के लिए तरस ही जाओ। ये बोलते बोलते बबीता रोने लगी। साधना को बबीता का ये श्राप लगा और उस दिन उनकी जुबान में ना जाने क्या शक्ति आ गई थी कि यह बात आगे जाकर सही साबित हो गई। बाजे मोरी पायल छनन छनन। बबीता तो बाद में फिल्मों में कामयाब हुई और उन्होंने राज कपूर के परिवार में शादी कर सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठाया, लेकिन इसके बाद से साधना के बुरे दिन शुरू हो गए। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। 7 मार्च 1966 को साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से शादी कर ली। उनकी मां इसके खिलाफ थी, क्योंकि नैयर सिंधी नहीं थे और वो चाहती थी कि उनका दामाद राजेंद्र कुमार जैसा दिखे, लेकिन साधना जिद पर अड़ी रही। आखिर उनके माँ बाप को झुकना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर हीरो हीरोइन के बीच रोमांस की खबरें आती रहती है, लेकिन साधना का नाम कभी किसी के साथ नहीं जुड़ा। 1966 में साधना और शम्मी कपूर की फिल्म आई बदतमीज। तब रंगीन फिल्मों का जमाना आ गया था और दर्शक कलर फिल्में पसंद कर रहे थे। दोनों की राजकुमार भी कलर फिल्म थी। हमारी देवी का अपमान करके यहाँ से कोई नहीं जा सकता, आपको पूजा में चलना होगा। लेकिन बदतमीज की शूटिंग कई सालों से अटकी हुई थी, इसलिए मनमोहन देसाई ने इसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही रिलीज कर दिया। यह साधना के करियर को लगा बड़ा झटका था। अच्छे गीत संगीत, अच्छी कहानी और बहुत अच्छी स्टार कास्ट के बावजूद बदतमीज ने औसत बिजनेस किया। इस फिल्म में साधना ने पहली बार स्विमिंग सूट में पूरा गाना शूट किया था। साधना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक्टिंग में नूतन को अपना आदर्श मानती थी। उनकी ज्यादातर फिल्में बड़ी हिट रही और दर्शक आज भी उनकी फिल्मों को याद करते हैं। जिनमें एक मुसाफिर एक हसीना, राजकुमार, बदतमीज, वक्त और आरजू जैसी फिल्में रोमांस और सदाबहार संगीत के लिए यादगार बन गई। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हमने पुकारा और हम चले आए। एक मुसाफिर एक हसीना के निर्देशक राज खोसला ने साधना की एक और बड़ी खूबी देखी और अपनी फिल्म वो कौन थी में उनका ये नया रूप दिखाया। ये नया रूप था मिस्ट्री गर्ल या रहस्यमय लड़की का। वो कौन थी अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। ये बहुत बड़ी हिट हुई और इसको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हालांकि उन्हें कभी ये पुरस्कार नहीं मिला। हमको मिली है आज घड़ियां। राज खोसला ने 2 और फिल्मों मेरा साया और अनीता में भी उनकी मिस्ट्री गर्ल वाली इमेज को पेश किया और ये दोनों ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तुझे घर का रुख करेगा मेरा साया, रश्के जन्नत है वो महजबी महजबी मेरे महबूब। साधना ने उस दौर के सभी टॉप हीरो शम्मी कपूर, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राज कपूर के साथ काम किया, लेकिन दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी कभी नहीं बन पाई। राजकुमार तेरे बिन रहा न जा, ये लाखों गम ये तन्हाई मोहब्बत की। साधना ने अपने करीब 15 साल के करियर में महज
34 फिल्में ही की, जिसमें से 29 फिल्में हिट रही। लगातार कामयाबी के बावजूद साधना फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का शिकार बनती रही। उन दिनों फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए मैगजीन ने दर्शकों से सुझाव मांगे और ये घोषणा की कि जिसे सबसे ज्यादा लोग चाहेंगे, अगला पुरस्कार उन्हीं कलाकारों को दिया जाएगा, लेकिन इसमें किसी का भी दखल नहीं होगा। देश भर से लोगों ने जो सुझाव भेजे, उसमें साधना और सुनील दत्त के नाम टॉप पर आए। इसके बावजूद उस साल साधना के बजाय किसी और को यह पुरस्कार दे दिए गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई। ऐसा एक नहीं बल्कि दो दो बार हुआ। फिल्मों की कामयाबी के सिलसिले के बीच उन्हें एक खतरनाक रोग ने घेर लिया। उन्हें थायराइड हो गया था। आज का दौर होता तो गोली खाकर भी थायराइड कंट्रोल में आ जाता, लेकिन उन दिनों ये लाइलाज बीमारी थी। साधना के खूबसूरत चेहरे पर थायराइड का असर दिखने लगा। उनके खूबसूरत चेहरे की रौनक खत्म होने लगी। थायराइड का असर वैसे तो पूरे शरीर पर पड़ता है, पर आंखों पर यह ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साधना की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और इससे उनके डायरेक्टर पति को भी काम मिलना बंद हो गया। फिल्म अनीता के बाद उस पूरे साल साधना की कोई और फिल्म नहीं आई। अगला साल भी ऐसे ही निकल गया। सिनेमा हॉल से साधना की गैर मौजूदगी से ऐसा लगने लगा मानो खूबसूरती, जादू और फैशन का एक पूरा दौर और उसका जलवा चला गया। उन्हें बीमारियां होती रही। लंबे समय तक उनका इलाज चला। थायराइड के कारण उन्हें लंदन जाकर अपनी आंख निकलवाना पड़ी। उनको असल आंख की तरह दिखने वाला पत्थर लगाया गया। जब इलाज के बाद साधना वापस आई तो उनका दौर चला गया। उनका वक्त ही खराब चल रहा था। उन्हें जो भी फिल्में मिली वो चल नहीं पाई। साधना की एक के बाद एक कई फिल्में असफल होती चली गई। तुमने पुकारा और हम चले आए। उनके पति आर के नैयर को भी फिल्म निर्देशन का काम मिलना बंद हो गया। घर चलाना मुश्किल होने लगा। साधना के पास दूसरी हीरोइन की तरह माँ, भाभी या बहन का रोल करने का विकल्प था और इनमें कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन साधना ने तय कर लिया था कि वो अपने चाहने वालों की नज़र में वही साधना बनकर रहेंगी जो उनकी ड्रीम गर्ल है। वो अपने खराब चेहरे के साथ कभी बाहर नहीं आई। फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने पार्टियों से भी दूरी बना ली ताकि उनकी कोई तस्वीर कहीं न छपे। उन्होंने किसी मिलने वाले के साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 1974 में साधना ने अपने पति आर के नैयर के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की और अपने बैनर तले फिल्म गीता मेरा नाम बनाई। इसका निर्देशन भी साधना ने ही किया। गीता मेरा नाम का निर्माण आर के नैयर ने सुनील दत्त और फिरोज खान के साथ मिलकर किया। इसके अलावा 1989 में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म पति परमेश्वर का भी निर्माण किया, लेकिन उनकी पारी पहले जैसी शानदार नहीं रही। साधना के पारिवारिक जीवन में भी समस्या आई। वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बबीता की उस बात के मुताबिक वो औलाद के लिए तरसती ही रही। महीने गर्भ में पालने के बाद जब उन्होंने बच्चों को जन्म दिया तो बच्चा मृत पैदा हुआ। साथ ही डॉक्टर ने कह दिया कि थायराइड से हुए नुकसान के कारण वो अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। जिंदगी में साधना के लिए अब कोई खुशी नहीं बची थी। वो अपने पति के साथ दुनिया घूमने निकल पड़ी, लेकिन इससे उनका दुख खत्म नहीं हुआ। साधना हर दिन अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। उनके पति को अस्थमा हो गया था। 1995 में वो साधना का साथ छोड़ गए। साधना बिल्कुल अकेली रह गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी ननंद के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। उनका मुंबई के कार्टर रोड पर शानदार फ्लैट था, लेकिन वो उसे किराए पर देकर आशा भोसले के संगीता नाम के बंगले में किराए से रहने लगी। इसमें वो करीब 50 साल तक रही है। आशा ने यह बंगला बिल्डर को बेच दिया था। उस बिल्डर ने यह बंगला खाली कराने के लिए साधना को हर तरह से डराया धमकाया। उन्हें कोर्ट में भी घसीटा गया, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस उसी बंगले में ली जहां उनके पति की मौत हुई थी। हालांकि साधना को मौत का बहुत डर लगता था। वो किसी का भी बेजान शरीर नहीं देख सकती थी। किसी परिचित के यहां भी किसी की मौत हो जाने पर वो कभी नहीं गई। वो किसी की मौत के 2-3 दिन बाद ही परिवार को सांत्वना देने जाती थी, लेकिन मौत से कौन बच पाया है। साधना की जिंदगी का आखिरी वक्त अपनी हम उम्र कलाकारों वहीदा रहमान, आशा पारेख, नंदा, हेलन के साथ कटा। ये पांचों नियमित मिलती थी और अक्सर साथ में लंच करती थी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। बहरहाल उस पार्टी में हुए झगड़े के बाद बबीता और साधना के बीच कभी बातचीत नहीं हुई।
बबीता कपूर खानदान की साधन संपन्न बहू थी, लेकिन साधना को लेकर उनके मन में खटास बनी रही। साधना की बीमारी से लेकर उनके अबॉर्शन या पति की मौत पर भी वो मिलने नहीं आई। उम्र बढ़ने के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को चुपचाप दुनिया से चली गई। लेकिन बबीता या उनके परिवार से कोई भी अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। बोलता बॉलीवुड की तरफ से इस बेहद टैलेंटेड लेकिन बदनसीब कलाकार को श्रद्धांजलि। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज। बोलता बॉलीवुड की तरफ से इस बेहद टैलेंटेड लेकिन बदनसीब कलाकार को श्रद्धांजलि। शायद फिर इस जन्म